नमस्कार। मेरा नाम है मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। संक्षिप्त रूप में अपना परिचय मैं देना चाहूँगा इससे पहले कि बात आगे बढ़े। मैं स्थल सेना में 1969 से लेकर के 2008 तक रहा। प्रशिक्षण लेने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहले 12 वर्ष मैं तोपखाने में रहा, जिस अवधि में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1971 में। वहाँ पर मैं पश्चिमी सीमा पर था और बाद में 2008 तक 1982 से 2008 तक मैं फ़ौज के कानूनी विभाग में, जिसको कि आप जज एडवोकेट जनरल विभाग से जानते हैं, उसमें रहा। और 2001 से लेकर 8 तक मैं स्वयं जज एडवोकेट जनरल था। इस कार्य अवधि में मैंने काफ़ी कोर्ट मार्शल किए, जो ट्रायल वर्क था विभिन्न चार्जेस पर, और देश के विभिन्न हाई कोर्ट में लिटिगेशन का काम देखा। और जब जज एडवोकेट जनरल था तो पूरा विभाग का अध्यक्ष था। इसके अतिरिक्त फ़ौज में रहते हुए मैंने 1 दर्जन से अधिक किताबें लिखीं, कुछ किताबों का संपादन किया। देश और विदेश में कई स्थान पर मुझे विश्वविद्यालयों में या अन्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया। भारत सरकार की ओर से मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डेलीगेशंस में गया, न्यूयॉर्क में, जिनीवा में। और रिटायरमेंट के बाद 2008 में जब मैं रिटायर हुआ तो 2009 से लेकर अगले 7 वर्ष 2016 तक मैं नोएडा में स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का निर्देशक रहा। और वहाँ पर बतौर डायरेक्टर के मेरे पास करीब 1800 छात्र छात्राएँ थीं। 65 फुल टाइम फैकल्टी थीं, उसके अतिरिक्त विजिटिंग फैकल्टी थीं। और 3 वर्ष 5 वर्ष का पाठ्यक्रम था। 6 विषयों में LLM था, जो कि मैंने वहाँ पर 1 वर्ष का LLM शुरू कराया, और करीब 4 दर्जन PhD स्कॉलर थे। 2013 में हमको बेस्ट लॉ स्कूल का अवार्ड मिला। देश में 1500 से अधिक लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो प्रतिवर्ष जबकि टीचर्स डे होता है, उसी के साथ साथ लॉ टीचर्स डे मनाया जाता है। तो एक परंपरा चालू की प्रोफेसर माधव मेनन ने, जिसमें कि सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स और मेनन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग प्रतिवर्ष एक अच्छे अनुभवी प्रतिष्ठित लॉ टीचर का सम्मान करते हैं और एक लॉ स्कूल को बेस्ट लॉ स्कूल के रूप में घोषित करते हैं। तो वो 2013 में एमिटी लॉ स्कूल को उसके लिए चयन किया गया था। 2016 तक मैंने वहाँ पर काम किया और उसके बाद मेरा 1 वर्ष का अनुभव रहा बचपन बचाओ आंदोलन में, जहाँ पर मैंने डायरेक्टर लीगल और ट्रेनिंग की हैसियत से उनके मुख्यालय में कार्य किया। और उसके बाद मैं पीकिंग यूनिवर्सिटी पूरे विश्व की ग्लोबल रैंकिंग में 21 नंबर पर आती है। उन्होंने स्कूल ऑफ ट्रांसनेशनल लॉ की स्थापना की है हांगकांग के नज़दीक शेंज़न में। तो वहाँ पर अब मैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में हूँ और अपनी एक संस्था, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत चैरिटेबल कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन, उसको चला रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2 चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहला, एक संक्षिप्त रूप में नानी पालखीवाला की जन्म शताब्दी के बारे में। यह वर्ष नानी पालखीवाला की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें विगत 16 जनवरी से आगामी 15 जनवरी तक प्रति माह हम लोगों ने एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया है। दिल्ली के अतिरिक्त चेन्नई में हुआ, उड़ीसा में हुआ, कटक में, और अभी अगले महीने देहरादून में होने वाला है। इसके पीछे हमारी निहित भावना ये रही है कि पालखीवाला को आज के नवयुवक के लिए
एक मार्गदर्शक रोल मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पालखीवाला एक निम्न मध्यम परिवार से थे। जब वो शुरू में अपने बचपन में उनके और विद्यार्थी जीवन में वो हकलाते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे। परीक्षा में लिखते समय उनके राइटर्स क्रैम्प था, तो वो पर्चा पूरा नहीं कर पाते थे। और अपनी इन कठिनाइयों को पूरा करते हुए वो देश के संविधान के क्षेत्र में और टैक्सेशन के क्षेत्र में आला दर्जे के एडवोकेट माने गए। कोर्ट में जो उनका परफॉर्मेंस रहा वो तमाम लॉ जर्नल्स में दर्शित है। वो बहुत प्रभावकारी वक्ता थे। बजट पर जो उनकी स्पीचेस होती थीं तो बम्बई में कोई इतना बड़ा हॉल नहीं था जहाँ पर उतने लोग आ सकें, तो उसके लिए क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के स्टेडियम में उनके भाषण आयोजित किए जाते थे। लेखक वो इतने अच्छे थे कि उनकी किताबें वी द नेशन या वी द पीपल जिस वर्ष प्रकाशित हुई तो नॉन फिक्शन की श्रेणी में वो सबसे अधिक बिकने वाली किताबें दर्शित हुईं। वो बहुत अच्छे कॉरपोरेट लीडर थे। टाटा ग्रुप में वो टाटा कंसल्टेंसी के चेयरमैन रहे, एसीसी के चेयरमैन रहे, जेआरडी टाटा के राइट हैंड मैन माने जाते थे। और कॉरपोरेट लीडरशिप में किस तरह से विजन और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी का विकास किया जा सकता है, इसका उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। स्वयं बहुत दानी थे और उनके फिलंथ्रॉपी के किस्से मशहूर हैं। तो इन सब को देखते हुए हमने एक प्रति माह कार्यक्रम रखा, दिल्ली में अभी तक आयोजित किया है और अगले 3 महीने होगा। उसके अतिरिक्त एक हमने संविधान के क्षेत्र में पालखीवाला क्विज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का आयोजन किया है। लेकिन विशेष रूप से मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ इस संस्था के बारे में जिसका नाम है अखिल भारतीय विधि प्राधिवक्ता संगम। अंग्रेजी में कहा जाए तो इसे आप देखेंगे ऑल इंडिया लॉ टीचर्स एसोसिएशन। इसका अभी पिछले माह दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ है और इस पंजीकरण को किया गया है अखिल भारतीय के रूप में। मैं ये समझता हूँ कि देश के विकास और भारत के उत्थान के लिए लॉ टीचर्स बहुत प्रमुख भूमिका अदा कर सकते हैं और ये बहुक्षेत्रीय है, चाहे यह कानून के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, कूटनीति हो, सामरिक हो। इन सब क्षेत्रों में आज कानून एक व्यवस्था की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वो मुकदमे में पड़े। इसके लिए उसका प्रयास रहता है कि जो भी संबंधित नियम कानून हैं उनके अंदर रहते हुए वो अपनी कार्रवाई करे। और इसके लिए कानूनी प्रोफेशनल्स, लॉ प्रोफेशनल्स एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, जो कि खुद लॉ टीचर्स हैं और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो प्रतिवर्ष निकल रहे हैं वो हैं। मेरा ये अनुभव रहा जब मैंने अखिल भारतीय विधि प्राध्यापक संगम की स्थापना की कि एमिटी में मैंने देखा उस दौरान जब और बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटीज़, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाना हुआ, तो ये एक विसंगति थी कि 5 वर्ष की डिग्री को या 3 वर्ष की डिग्री को तो हम प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग डिग्री है या मेडिकल है या आर्किटेक्चर है और बहुत सारी हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के बाद स्नातक जब निकलता है तो उसको लॉ की प्रैक्टिस और लॉ के एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता और उसको यह भी कन्फ्यूजन रहता है कि मैं क्या करूं। 5 साल की पढ़ाई के बाद वो ये नहीं जानता कि मैं क्या करूं, इधर उधर हर दिशा में पैर मारता है।
और जब यदि वो कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर उसको सही आदर सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उसको उस प्रोफेशन के बारे में कुछ पता नहीं है और उसको बहुत हल्का फुल्का काम दे दिया जाता है कि अच्छा तुम वहाँ कोर्ट के बाहर देखते रहो कि कब हमारा नंबर आ रहा है, और जब हमारा नंबर आ रहा है हमको वकील साहब को बता देना और हम जा कर के बहस करेंगे। 5 साल की ट्रेनिंग के बाद यदि उसको लॉ की प्रैक्टिस और एप्लीकेशन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है तो इसका पूरा उत्तरदायित्व केवल लॉ टीचर्स पर है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो चुनाव करते हैं कि किस छात्र को लिया जाएगा, BLLB में, BBLLB में, BCom LLB में। वो पढ़ाते हैं, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उसका उन्होंने चुनाव किया है। वो पेपर सेट करते हैं, वो कॉपी जांचते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि स्टूडेंट पास है या फेल है। और उनके द्वारा पास किया हुआ स्टूडेंट अगर ये नहीं जानता कि नोटरी पब्लिक का क्या काम है और किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का किया जाए, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में क्या अंतर है, या फैमिली कोर्ट में और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की भूमिका में क्या अंतर है, तो मेरी दृष्टि में ये उचित नहीं है। और इस तरह से जो इस समय भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का उद्देश्य है कि भारत को वो विकासशील देशों की अगली पंक्ति में ले जाएं, तो ये शायद नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारी कानूनी व्यवस्था और कानूनी पढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं होगी। ये देखते हुए दूसरी चीज़ ये सामने आई, मैं आपको इस समय बता रहा हूँ कि अखिल भारतीय विधि प्राध्यापक संगम के बनाने के क्या उद्देश्य हैं, कि जो विधि प्राध्यापक हैं उनका अपना मनोबल, उनका जो मोराल है वो भी हाई नहीं है। उसके कई कारण हैं। उनको सही आदर नहीं मिलता। जो निजी क्षेत्र में लॉ कॉलेजेस हैं उनमें वेतन आयोग के भत्ते मिलने में समय लगता है, वो सुविधाएं नहीं मिलती। कुछ उनमें समर्पण की भी कमी है, वो समर्पित नहीं है। आने के बाद शुरू में वो सोचते हैं कि हम जुडिशरी में चले जाएं, तो जितने उन्हें प्रयास मिलते हैं वो जुडिशरी की ट्रेनिंग के लिए, जबकि वो लॉ कॉलेज में हैं, स्वयं ट्राई करते रहते हैं, या सोचते हैं कि हम स्टेट बैंक या विभिन्न बैंक में चले जाएं, और इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। और इनमें असफल होने के बाद ही, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश लॉ फैकल्टी इसके बाद ही रहती है। और मुझे ये मैंने देखा जबकि मैं फैकल्टी के चयन के लिए था, कि जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रत्याशी होते हैं और आते हैं, और उनसे अगर पूछा जाए तो एक तरफ तो उन्होंने 5 साल या 3 साल लॉ की डिग्री हासिल की है, इंटीग्रेटेड डिग्री है, दूसरी डिग्री है, उसके बाद LLM किया है, उसके बाद UGC नेट किया है, शायद PhD का कोर्स वर्क भी कर चुके हैं। और यदि आप उनसे पूछें कि भाई 3 मिनट यहाँ पर खड़े होकर के आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल के बारे में बोलिए या आर्टिकल 21 के बारे में बोलिए, तो ये देख करके मुझे अफसोस हुआ कि उनमें से अधिकांश कॉन्फिडेंस से ये काम बखूबी से नहीं कर सकते, और उसके बाद कुछ बहाने दिए जाते हैं कि सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड या ये है। तो ये भी आवश्यक है कि इनका मनोबल, और वो मनोबल तब ऊपर जाएगा जबकि उनमें विषय के बारे में जानकारी होगी। तो हम ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक लॉ फैकल्टी या विधि प्राध्यापक जो हमारा सदस्य बनता है वो चुनाव करे कि कौन से उसके कंफर्ट लेवल के अधिक से अधिक 6 सब्जेक्ट हैं और उनको उस वरीयता क्रम में लिखे, जिससे कि हमारे पास डेटा तैयार हो कि उत्तरी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण क्षेत्र में किन कॉलेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन के या क्रिमिनल लॉ के या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टीचर्स हैं।
उन्होंने इसके बारे में क्या कोई किताब लिखी है, किस कॉन्फ्रेंस में पेपर दिया है, क्या उन्होंने इसके बारे में अपने को तैयार किया है। और यह जानकारी यदि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सुगम रूप से उपलब्ध होगी और उसमें देखा जाएगा कि उस फैकल्टी में और क्या गुण हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, तो उनका एक तरह से राष्ट्र के सामने वो उजागर होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमारे प्रोफेशनल्स पेशेगर लोग हैं, और उनसे मेरा मतलब है कि जजेस सर्विंग हों या रिटायर्ड हों या सीनियर एडवोकेट्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, लेबर के कमिश्नर्स एट्सेट्रा हैं, जो लोग जो स्टैट्यूटरी लॉज को अप्लाई करते हैं वो इनकी टीचिंग में नहीं आ रहे हैं। इसमें एक प्रमुख समस्या ये है कि हम उनको अप्रोच नहीं करते। दूसरा, हमको, मेरा मतलब है कि विद प्राध्यापक को डर रहता है कि साहब इनको रखा और ये अगर प्रोफेसर आ गए तो मेरा चांस ख़त्म हो जाएगा। तीसरा एक कारण ये भी है कि ये सब लोग इतने बिजी हैं और उनसे ये अपेक्षा करना कि वो सप्ताह के अंदर आएंगे वो शायद मुनासिब नहीं है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि साहब मैं सुप्रीम कोर्ट के मैं सीनियर एडवोकेट्स की बात कर रहा हूँ या रजिस्ट्रार जनरल की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा साहब हम आके आपके यहाँ पढ़ा सकते हैं अगर आप हमें विजिटिंग फैकल्टी बुला रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम आएंगे सैटरडे या संडे को। तो हमें ये अपनी विचारधारा और प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा कि आवश्यक नहीं है कि सैटरडे संडे को ही छुट्टी हो, वो छुट्टी मंडे या ट्यूसडे को, और ये सिस्टम बन सकता है। तो उससे उस क्षेत्र में ये जो उपलब्ध है इन्फॉर्म्ड पूल, उनका प्रयोग किया जा सकता है। एक अन्य चीज़ जो हम इस संगम के माध्यम से करना चाहते हैं वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी सब्जेक्ट्स, उनको अब कोर्सेज कहा जाता है, कोर्सेज को का समावेश किया है, प्रिस्क्राइब किया है, उनमें हर कोर्स में कुछ न कुछ स्किल स्टूडेंट को सिखाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर उसने लेबर लॉ किया है और लेबर लॉ के अंदर हम प्रोविडेंट फंड एक्ट भी बता रहे हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि हमें अपना प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी लेनी है तो हम किस तरह से एप्लीकेशन बनाएं। और दूसरी तरफ से यदि हम मैनेजमेंट की तरफ से हैं और वो एप्लीकेशन गलत है तो हमें क्या स्पीकिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ माइंड देख करके उसको वापस करना है। तो यदि स्टूडेंट को अपने पढ़ाई के दौरान इन स्किल्स का ज्ञान सिखाया जाएगा तो इसके साथ साथ वो जो फैकल्टी है, फैकल्टी की प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी और उसको भी एप्लीकेशन और प्रैक्टिस का अधिक अवसर मिलेगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये भी देखा गया कि स्टूडेंट जब 10+2 के बाद, और ये विशेष रूप से 5 ईयर के केस में लागू है, जब लॉ कॉलेज में आता है और अगर वो नॉन लॉ फैमिली से है, उसके परिवार में पहले कोई और वकील नहीं था या वकालत के पेशे में नहीं था, तो वो बिल्कुल अज्ञान होता है, उसे पता नहीं होता कि क्या करें। और कैरियर काउंसलिंग की जो ज़रूरत है, जो कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत है, वो हमारी फैकल्टी देने में सक्षम नहीं है। तो यदि एक मनोवैज्ञानिक रूप में, प्रोफेशनल काउंसलर के रूप में यदि विधि प्राध्यापक यह भूमिका अदा कर सकें तो पहले सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर से लेकर के आगे 10वें सेमेस्टर तक के सफ़र में अपने लक्ष्य के अनुरूप वह कानून का छात्र इंटर्नशिप कर सकेगा। पहली चीज़, अभी इंटर्नशिप नहीं होती, या इंटर्नशिप होती है तो उसमें अधिकतर छात्र भेड़ों की तरह, यदि एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जा रहा है तो मैंने देखा कि सब लड़कियां एप्लीकेशन लेकर के आती हैं कि सर हमें NCW में जाना है,
उन्हें पता नहीं है कि NCW में क्यों जाना है, वहाँ क्या करेंगी और उससे उनके कैरियर में क्या लाभ मिलेगा। तो यदि उनकी इंटर्नशिप स्ट्रक्चर्ड हो, वो उस दिशा के अनुरूप हो जहाँ पर वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देता हूँ अपने छात्रों को, कि उसने अपने जीवन में बहुत पहले सोच लिया था कि मुझे क्रिकेट खेलना है और बल्लेबाज बनना है। उसने ये नहीं कभी सोचा, कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि मैं हॉकी खेल के देखूँ, फुटबॉल खेल के या टेनिस खेल के देखूँ। तो उसका रिकॉर्ड रहा और शायद वो सबसे कम एज पर इतना बखूबी से, इतने कौशल से खेल सका और इस ऊंचे स्तर पर पहुंच सका। मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि विधि प्राध्यापक का यह कर्तव्य है, उनसे यह अपेक्षित है कि अपने स्टूडेंट्स को वह यह भी उनका मार्गदर्शन करें। एक अन्य आवश्यकता ये है, मैंने शुरू से सुना विभिन्न क्षेत्रों में, कि एक तो पहली चीज़ टीचर्स की कमी है। जितनी पोस्ट होती हैं उतने टीचर्स नहीं हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 300 से अधिक पोस्ट अभी भी खाली हैं और उसके लिए एडहॉक टीचर्स रखे जाते हैं। तो पहली चीज़ टीचर्स की कमी है, और जो टीचर्स हैं भी उनमें अच्छे टीचर्स की कमी है। इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि जो अनुभवी और अच्छे टीचर्स हैं विभिन्न विषयों के, उनका सम्मान करके उनको नेशनल प्रोफेसर का दर्जा और सम्मान दिया जाए। उदाहरण के लिए यदि प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी हैं और हम समझते हैं कि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अच्छा काम किया है, तो हम कहें प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी नेशनल प्रोफेसर फॉर कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। या प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब ने अगर फैमिली लॉ के लिए काम किया है तो इसी तरह से उनको सम्मान दें। और उनसे ट्रेन द ट्रेनर्स वाली बात पर आते हुए मैं ये चाहूँगा कि उनके वीडियो बनाएं जिसमें कि उपेंद्र बख्शी साहब लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के टीचर्स को ये सलाह दें कि उन्हें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए। यदि या MK सिंह साहब लेबर लॉ के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो ये बाकी लेबर लॉ के जो जूनियर टीचर्स हैं नवयुवा, उनको ये बताएं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है कि यदि आप ये उदाहरण देंगे, इस ढंग से शुरू करेंगे, तो शायद ये अधिक कामयाब होगा। या सुधीर तिवारी जी यदि फैमिली लॉ के हैं तो ये यदि बताएं कि भाई फैमिली लॉ में पढ़ाने का ये तरीका ज़्यादा कामगर हो सकता है। और यदि इनको जब ये इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि प्रोफेसर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, तो इनको सम्मान अधिक उपयुक्त रहेगा। तो यदि हम इनको नेशनल प्रोफेसर ऑफ फैमिली लॉ का सम्मान देते हैं और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इनको इंटेलेक्चुअल राइट मिलते हैं कि जो इन्होंने वीडियो बनाया उस पर ये होगा कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से फैमिली लॉ पढ़ाया जाए, और MK सिंह साहब बता रहे हैं कि किस तरह से लेबर लॉ पढ़ाया जाए, उपेंद्र बख्शी साहब कह रहे हैं किस तरह से कंपैरेटिव लॉ पढ़ाया जाए, तो एक वो रोल मॉडल हमारे सामने उपलब्ध होगा। वो काम भी हम इस विधि प्राध्यापक संगम से करेंगे। एक हम लोग बात करते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जैसे CSR है उस तरह से PSR प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि देश के विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स होने की प्रथा है। सीनियर एडवोकेट्स वो होते हैं जो स्वयं अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उनको ये ओहदा देता है, सम्मान देता है। तो उन सीनियर एडवोकेट्स से मेरी ये अपेक्षा है, मांग है आपके माध्यम से, कि अपनी वार्षिक आय का 1%, केवल 1% वो अपनी इच्छानुसार किसी लॉ कॉलेज को दें। और यदि यह प्रथा एक तरह से स्थायी हो जाती है तो इस राशि के द्वारा उस कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, सर्च इंजिन्स हैं, जो प्राइजेस दिए जाने हैं, इस राशि का वहाँ प्रयोग हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि इससे कॉलेजेस की में इस तरह से उन
सीनियर एडवोकेट्स का प्रवेश होगा, समावेश होगा, उनसे मार्गदर्शन, उनसे सलाह मिल सकेगी। बार काउंसिल से भी मेरी अपेक्षा और प्रार्थना है कि एक लीगल एजुकेशन फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास और स्टेट बार काउंसिल्स के पास फंड्स की कमी नहीं है, और यदि 1961 के एडवोकेट्स एक्ट में लीगल एजुकेशन का उत्तरदायित्व एक रेगुलेटर के रूप में बार काउंसिल को दिया गया है, तो बार काउंसिल से ये अपेक्षा भी है और उम्मीद की जाती है आशा के साथ कि वह लीगल एजुकेशन फंड जो उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं उसमें से उसका कुछ हिस्सा दे और पारदर्शी रूप में ये दिखाए कि यह एक सुनियोजित ढंग से हम इस ढंग से खर्च करना चाहते हैं। एज ए रेगुलेटर बार काउंसिल से मेरी यह भी गुजारिश है कि जब वह विभिन्न लॉ कॉलेजेस का लेट डाउन इंटरवल्स पर निरीक्षण करते हैं, चाहे द्विवर्षीय हो या 3 वर्षीय हो, 5 वर्षीय हो, तो वहाँ यह भी देखें गहराई में जा कर के कि विधि प्राध्यापकों का क्या मनोबल है, उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या अरमान हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। जब हम यह कार्य करेंगे जो कि हम विधि प्राध्यापक संगम के प्रांगण से करना चाहते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लॉ टीचर्स की कम्युनिटी देश के उत्थान में, देश की प्रगति में पूरा योगदान दे सकेगी, जिससे न केवल देश के स्तर पर वरन ट्रांसनेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर, चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, इन सब में संबंधित न्याय संबंधित कानून के एप्लीकेशन में लॉ टीचर्स पर्याप्त योगदान दे सकेंगे, जिससे कि भारत का अगली श्रेणी पर प्रमुख भारत को स्थान मिल सकेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी है और उसके लिए मैं मुख्य श्रेय सुधीर तिवारी जी और MK सिंह साहब को देता हूँ कि इन्होंने अखिल भारतीय विधि प्राध्यापक संगम के सेटअप होने के बाद जब हमारा पंजीकरण हो गया, तो इन्होंने बहुत उदारपूर्वक और साहस से ये कहा कि इसके बारे में राजस्थान में जो लॉ टीचर्स हैं ये एक लीड लेना चाहेंगे। आज इनके प्रयास के फलस्वरूप मुझे राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्रा जी से मिलने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनका रुख बहुत एनकरेजिंग था और उम्मीद है कि जनवरी 2020 के महीने में देश के सब राज्यों में सबसे पहले राजस्थान पहल लेते हुए यहाँ के लॉ टीचर्स का एक एसोसिएशन दिल्ली जयपुर में करेगा, जो कि देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण का कार्य करेंगे, जिससे वो भी इसमें आगे चल सकें। और वी वांट टू मेक अ बिगिनिंग विद द स्टेट ऑफ राजस्थान टू गेट फुल ग्लोरी, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट to law teachers, so they get their so that they deserve their due। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई कारण ऐसा नहीं है जब यदि हम, जैसा मैंने इंगित किया, यदि इस ढंग से हम चलें तो जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में लॉ टीचर्स को क्यों ना उनका प्रत्यक्ष और डायरेक्ट नामांकन हो। वो दिन दूर नहीं है और उसकी मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास होगा। और मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि यह एक सामूहिक प्रयास है। यह संगठन जिसको कि हमने संगम का नाम दिया है, हम सबके एकजुट होने से, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1961 में जब एडवोकेट्स एक्ट बना, जो स्थिति थी, संभवतः उस समय
लॉ स्टूडेंट्स के सामने सीमित विकल्प थे, या तो वो लॉ की प्रैक्टिस में जा सकते थे या जुडिशरी के लिए प्रयास कर सकते थे। आज उस स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन हो चुका है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत सारे अवसर हैं। वो शुरू से ये सोच सकता है कि वो किस ट्राइब्यूनल के सामने प्रैक्टिस करेगा, एनर्जी ट्राइब्यूनल में या इनकम टैक्स में या आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में, और उसके हिसाब से तैयारी कर सकता है। वो किस स्तर पर करेगा, जिला स्तर पर करेगा, हाई कोर्ट पर करेगा या सुप्रीम कोर्ट में करेगा। यदि जुडिशरी में जाना चाहेगा तो उसके लिए जैसे यहाँ राजस्थली इंस्टीट्यूट है MK सिंह साहब का, वो उपलब्ध है, जो कि बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। उसके अतिरिक्त यदि हम सरकारी क्षेत्र देखें तो चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो मेडिकल लॉ हो, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, रिजर्व बैंक हो, इन सब में लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में तो है ही है। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय में लीगल एंड ट्रीटीज डिवीजन है, जिसमें कि LLM इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में करे हुए जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनका समावेश होता है, उनको प्रवेश मिलता है। टीचिंग का क्षेत्र बिल्कुल अलग है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हैं और जो विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं, उदाहरण के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसमें भी लॉ फैकल्टी होती है। लॉ की जानकारी वाले ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को पैरामिलिट्री फोर्सेस में, चाहे वो फौज का जज एडवोकेट जनरल हो, BSF हो, CRPF हो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, वहाँ सबके जाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो NGOs हों और चाहे वो पब्लिक बॉडी हों, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, उन सब में लॉ वालों की आवश्यकता है। जितने भी बैंक हैं और इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनमें लॉ ऑफिसर्स की आवश्यकता है। लॉ की आवश्यकता काउंसलिंग के लिए है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन का हो, चाहे वो मेंटल डिजीजेस, कम्युनिकेशन डिजीजेस का हो, वहाँ पे लॉ की ज़रूरत है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा कि आज से करीब 25 वर्ष पहले हॉलैंड में मैंने देखा कि वहाँ पर लाइडन में स्पोर्ट्स लॉ पर LLM था, जबकि भारत के किसी भी लॉ कॉलेज में स्पोर्ट्स लॉ नहीं था और उनके यहाँ LLM दिया जा रहा था। मैं वहाँ गया, मैंने उनकी फैकल्टी मीटिंग में पूछा, थोड़ी सी मुझे हैरानी थी कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आपको पता है कि टेनिस में और बॉक्सिंग में, फुटबॉल में, सॉकर में कितना पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उनमें जिस तरह के लीगल इश्यूज हैं उसके लिए हम LLM स्पोर्ट्स लॉ में कर रहे हैं, जो कि भारत में उसके बाद बहुत वर्षों तक ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो इसी की तरह अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में लॉ ऑफिसर्स हैं, NGOs में लॉ ऑफिसर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एसोकैम हो या फिक्की हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, सेबी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, इन सब में लॉ ऑफिसर्स हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ संक्षेप में कि लॉ के, कानून के स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अब कैरियर के बहुत सारे अवसर हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जितनी भी TV चैनल्स हैं, उन सब के द्वारा वहाँ के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कवर किया जाता है, जिसमें कि लॉ की जानकारी वाले लीगल रिपोर्टर्स। लॉ के सर्च इंजन्स अलग हैं, लॉ के पब्लिकेशंस अलग हैं, चाहे वो लेक्सस नेक्सस हो, चाहे वो कोई भी लॉ की कंपनी हो, थॉमसन रॉयटर्स इत्यादि। तो अपनी रुझान, अपनी रुचि, फैमिली के सर्कमस्टांसेस के अनुसार आज कॉलेजेस से निकलने वाले विधि स्नातक ये निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है और उसके लिए उन्हें क्या पढ़ाई करनी है, क्या स्पेशलाइजेशन करना है। उसके लिए भी विधि प्राध्यापक एक प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद। सर, वो क्लोजिंग वापस हो गई, हाँ,
अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि यह विधि प्राध्यापक संगम एक एसोसिएशन है, किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। इसमें देश के हर कॉलेज के हर प्राध्यापक का कोऑपरेशन आवश्यक है। आप सबकी मदद से, आप सबके सुझाव से, आप सबके अरमानों पर, आप सबकी आशाओं से ही यह संगम आगे बढ़ सकेगा, जिससे कि हम भारत को प्रगतिशील देशों की पंगत में सबसे आगे प्रभावकारी रूप में हर दृष्टि से, चाहे वो मानवाधिकार हों, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड या कॉमर्स है, या ऊर्जा के क्षेत्र हैं, पर्यावरण का मामला है, विधि प्राध्यापक अपने स्वयं के प्रयास से और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों के प्रयास से इन सब में समुचित सहयोग कर सकेंगे, योगदान दे सकेंगे, जिससे कि देश की अपेक्षाओं के अनुसार भारत प्रथम श्रेणी पर सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद।